माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका साकिब सर सोशल साइंस का टीचर। आज हम आपको बताएंगे जो इतिहास का पहला चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति, उसके बारे में। ये आपका एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाएगा ये चैप्टर, और मुख्य मुख्य बिंदु के बारे में इसमें जिक्र करेंगे। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें पहला पॉइंट है 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित था। ये तो सभी जानते हैं कि फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित था, और उस वर्गों के नाम थे प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट के अंदर जिसमें चर्च के पादरी आते थे। चर्च के पादरी, जैसे बहुत से बच्चे नहीं जानते होंगे चर्च के पादरी कौन होते, किन्हें कहते हैं। जैसे आपके यहाँ पर मंदिर में पुजारी होते हैं, मस्जिद में मौलाना होते हैं, उसी तरीके से चर्च में पादरी होते हैं। तो ये किस में आते थे? प्रथम स्टेट में, यानी ये समाज का पहला वर्ग था। द्वितीय स्टेट में यानी दूसरा वर्ग, जिसमें फ्रांसीसी समाज का कुलीन वर्ग आता था, तथा इसमें कौन आता था? फ्रांसीसी समाज का कुलीन वर्ग आता था। तीसरा स्टेट जो था, तीसरे स्टेट के अंदर आपके क्या आते थे? तीसरे स्टेट में जिसमें बड़े, जिसके अंदर बड़े व्यापारी, तृतीय स्टेट में जिसमें बड़े व्यवसायी यानी व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर आदि, भूमिहीन मजदूर आदि आते थे। तो ये समाज का इस तरीके का स्ट्रक्चर था। ये 3 वर्गों में बटा हुआ था। ठीक है, अब इसके दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरे पॉइंट पे, जिसमें लगभग 60% जमीन यानी 60% जो जमीन थी, जमीन पर कुलीन और चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। यानी जैसे कि मानिए ये पूरी हमारी, ये हमारी पूरी ज़मीन है। ठीक है, अब इसमें 60% यानी आधे से ज़्यादा, एक मिनट, आधा तो ऐसे हो गया ना, लेकिन इससे भी ज़्यादा क्या था? इस तरीके से 60% भूमि पर किसका था? उसमें था आपका कुलीन वर्गों का, चर्च का और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। और 40% में बाकी ये लोग थे। जबकि ये जनसंख्या में, जनसंख्या का परसेंट इनका ज़्यादा था, 90% के आसपास था। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी और बहुत ज़्यादा लोगों के पास कुछ ज़मीन थी। इसको इस तरीके से समझ लिया। अब आगे समझते हैं। इसके बाद है पॉइंट है तृतीय स्टेट यानी तीसरे स्टेट से चर्च द्वारा वसूले जाने वाला कर। उसका नाम क्या था? उसको कहते हैं टाइड। टाइड, ये ध्यान रखना, हिंदी में भी आ सकता है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है टाइड। ठीक है, इसे कौन वसूलता था? इसको चर्च वसूलता था। ठीक है, ये एक तरीके का धार्मिक कर था जो जनता से वसूला जाता था। और ये किससे वसूला जाता था? केवल तृतीय स्टेट की, केवल तृतीय स्टेट से वसूला जाता था। ठीक है, इसमें ना तो चर्च का पादरी देता था, यानी प्रथम स्टेट के लोग भी नहीं देते थे, द्वितीय स्टेट के समाज के कुलीन वर्ग के लोग भी नहीं देते थे। जैसे राजा, राज परिवार और बड़े बड़े अधिकारी जो थे कुलीन वर्ग से थे, वो भी इसको टैक्स को नहीं देते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है। ये क्वेश्चन तो याद है कि फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। और प्रथम वर्ग के अंदर कौन आता? चर्च के पादरी आते। द्वितीय वर्ग के अंदर कौन आते? फ्रांसीसी समाज के कुलीन वर्ग से आता था। तृतीय स्टेट के अंदर कौन आते थे? व्यवसाय, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर आदि आते थे। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि चर्च द्वारा वसूले जाने वाला जो कर है, वो टैक्स है, उसका नाम क्या था? उसका नाम है टाइड। ध्यान रखेंगे। इसके बाद सेकंड, इसका अगला पॉइंट है तृतीय स्टेट से, तृतीय स्टेट से यानी तीसरे स्टेट से सरकार द्वारा वसूले जाने वाला टैक्स कौन सा था? टाइल। ये सरकार वसूलती थी और ये चर्च वसूलती थी। ठीक है,
और वसूले जाते थे किससे? तृतीय स्टेट से। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ जाता है दोनों ही कि सरकार द्वारा तृतीय स्टेट से वसूले जाने वाले कर का नाम क्या था? तो टाइल था। सरकार द्वारा वो चर्च तृतीय स्टेट से चर्च द्वारा वसूले जाने वाले कर का नाम था टाइड। इसमें डे और ले का फर्क है, टाइड टाइल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्रथम दो स्टेट्स पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के लोगों को जन्म से कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, यानी इनको उस वर्ग में पैदा होने से ही कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। वो क्या क्या थे? पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के लोग जन्म में विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे राज्य को दिए जाने वाला टैक्स से छूट। ये दोनों लोग जो थे राज्य को टैक्स नहीं देते थे। ठीक है, इनको विशेषाधिकार दिया हुआ था। राज्य के सभी टैक्स केवल तृतीय स्टेट द्वारा ही वहन किए जाते थे, यानी जितने भी टैक्स लगते थे वो किसके द्वारा वहन किए जाते थे? तृतीय स्टेट के। अब अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें मुख्य बिंदु क्या है? 1774 में लुई 16वें 1774 में ये लुई 16वें जो है फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। अब ये समझ में आ गया, ये क्वेश्चन बन सकता है कि 1774 में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ? तो कौन हुआ था याद रखेंगे, तो वो हुआ था लुई 16वें, याद रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। और अब ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि वह किस राजवंश से था? तो वह फ्रांस के बोर्बो राजवंश से कौन था? लुई 16वें था, ध्यान रखेंगे। उसका विवाह ऑस्ट्रेलिया की, ये भी आ जाता है कि लुई 16वें की शादी किससे हुई थी? तो उसका विवाह ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3, राज्यारोहण के समय उसका राजकोष खाली था, जिसके निम्नलिखित कारण थे। जब वह राजा बना तो उस समय क्या था? राजकोष खाली था। इसको एक बार और दोहरा लेंगे। नंबर 1, वे सबसे पहला पॉइंट 1774 में कौन लुई फ्रांस का राजा बना? तो लुई 16वें बना। ये आंसर आपको लिखना है, कब बना? 1774 में। और नंबर 1 पॉइंट, वह फ्रांस के बोर्बो राजवंश का राजा था। उसका विवाह ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से हुआ था। नंबर 3, राज्यारोहण के समय उसका राजकोष खाली था, जिसके निम्नलिखित कारण थे। अब इन कारणों के हम आगे जिक्र करेंगे, क्या क्या कारण थे। नंबर 1, लंबे फ्रांस। अब ये किसका राजकोष खाली था? फ्रांस का राजकोष खाली था। कब खाली था? जब लुई 16वें राजा बना। तो उसके कारण क्या कहते हैं? नंबर 1, लंबे युद्धों के कारण वित्तीय संसाधनों का नष्ट होना। एक पॉइंट तो था लंबे लड़ाई लड़ी जिसकी वजह से उनके वित्तीय संसाधन नष्ट हो गए। ठीक है, अगला पॉइंट है पूर्ववर्ती राजाओं की शान शौकत पर फजूल खर्ची। जो पहले के राजा थे ना, वो अपनी शान शौकत दिखाने के लिए फजूल खर्ची करते थे, राजकोष का पैसा खर्च करते थे, जिससे कि वहाँ पर सारा राजकोष खाली हो गया। तीसरा कारण था अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की सहायता करना। अमेरिकी स्वतंत्रता, क्योंकि यहाँ से स्वतंत्रता की नींव पड़ी थी फ्रांस से। ठीक है ना, सबसे पहले फ्रांसिस से जो ये जो अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की सहायता करना। जैसे हमारा देश ब्रिटेन का गुलाम था, इसी तरीके से अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम था। तो वहाँ के लोग आज़ाद होना चाहते थे ब्रिटेन से, तो उसके लिए, क्योंकि ब्रिटेन ने उसे अपना उपनिवेश बना रखा था, तो वहाँ पर वहाँ के लोगों को ये आर्थिक मदद पहुँचाता था फ्रांस, जिससे वो उसके खिलाफ अपने स्वतंत्रता संघर्ष में इस्तेमाल करते थे उस धन का। तो ये भी एक वजह रही। लास्ट पॉइंट है जनसंख्या का बढ़ना और जीविका संकट। फ्रांस की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी, जिससे वहाँ पर जीविका का संकट पैदा हो गया। तो ये भी एक कारण बना इसका राजकोष खाली होने का। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। मध्यम वर्ग, जिसमें वकील, शिक्षक, लेखक, प्रचारक आदि आते थे, ने जन्म आधारित, देखो हमेशा विरोध जो समाज में करेगा वो हमेशा पढ़ा लिखा वर्ग करेगा। हमेशा असमानता के खिलाफ जो आवाज़ उठाएगा वो हमेशा कौन उठाएगा? समाज का पढ़ा लिखा वर्ग, जिसमें शिक्षक थे, वकील थे, लेखक, विचारक आदि आते थे। ने जन्म आधारित, यानी
ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अगर उस वर्ग में पैदा हो गया तो उस पर उसको विशेषाधिकार प्राप्त हो गया। इसके खिलाफ आवाज़ उठाने शुरू कर दी। बढ़ते कर्ज के दबाव में, अगला पॉइंट है, बढ़ते कर्ज के दबाव में लुई सोल्वे ने 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की बैठक बुलाई ताकि नए करों की मंजूरी ली जा सके। क्योंकि जब वो लुई सोल्वे राजा बना तो उस समय राजकोष क्या था? खाली था। राजकोष क्या था? खाली था। और उस राजकोष खाली होने की वजह से उसने क्या करा कि और कर लगाने का कोशिश की, यानी टैक्स लगाने की कोशिश की। उसको टैक्स लगाने के लिए स्टेट जनरल, यानी जैसे हमारी संसद होती है ना, इस तरीके से उन्होंने एक स्टेट जनरल बना रखी थी कि राजा कोई भी फैसला या कोई भी कर ऐसे नहीं लगा सकता। वो स्टेट जनरल की बैठक बुला के उसी में उसको टैक्सों को लगा सकता, मंजूरी ले सकता है। तो उसकी बैठक बुलाई कब? 5 मई 1789 को। ठीक है। अगला पॉइंट है स्टेट जनरल में मतदान। जो वो स्टेट जनरल थी उसमें मतदान यानी वोट स्टेट्स के आधार पे होता था, ना कि व्यक्तियों के आधार पे। यानी वहाँ पे जो वोट डाली जाती थी तो ये 3 स्टेट थे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो इनके आधार पे वोट पड़ती थी। इनमें जो व्यक्तियों की संख्या उसके आधार पे नहीं पड़ती थी। ठीक है। लेकिन इस बार तीसरे स्टेट के लोग व्यक्ति आधारित मतदान की मांग करने लगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टैक्स के नीचे थे। तो वो कहने लगे कि अब की जो मतदान होगा व्यक्ति के आधार पर मतदान किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद लुई सोल्वे ने उसकी मांग खारिज कर दी। लुई सोल्वे ने क्या कहा कि तीसरे स्टेट की मांग को खारिज कर दी, जिसके विरोध में तीसरे स्टेट के लोगों ने बैठक कर सभा से बाहर चले गए। वह लोग सभी क्या चले गए? सभा से बाहर चले गए उस स्टेट जनरल की। अब अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं, समझ गए? तो 20 जून 1789 को वे लोग वर्साई के एक टेनिस कोर्ट, ये क्वेश्चन आ जाता है, वर्साई के टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया गया। कि तीसरे स्टेट ने अपने आप को नेशनल असेंबली कब घोषित किया? तो 20 जून 1789 को। और वह कहाँ पे एकत्रित हुए? वे वर्साई के एक टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए। वर्साई एक शहर था, किसका? फ्रांस का। उसके टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए और अपने आप को क्या करा? नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। उन्होंने क्या करा? तीसरे स्टेट के लोगों ने अपने आप को संपूर्ण संसद समझ लो एक तरीके से घोषित कर दिया। ठीक है। इधर पूरे फ्रांस में महंगाई और अफवाहों का बाजार गर्म था और जगह जगह हिंसक प्रदर्शन होने लगे थे, क्योंकि वहां पर राजकोष खाली हो चुका था और अफवाहों का बाजार कि अब क्या कहते हैं, लोग विद्रोह कर देंगे, गृह युद्ध छिड़ जाएगा, इस तरह की अगर अफवाहें कहीं फैल जाएं तो वहाँ पे क्या होता है, जो वहाँ की चीज़ें होती हैं वो महंगी होनी शुरू हो जाती है, कि लोग बाग उनका भंडारण करना शुरू कर देते हैं। तो ये कहाँ पे होने लगा था? ये होने लगा था फ्रांस में, अफवाहें फैलने लगी थी। इसके बाद अगला पॉइंट है 14 जुलाई 1789 को क्रुद्ध भीड़ ने बास्तिल के किले को तोड़ दिया और राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया। ये जो बास्तिल का किला था, क्या करा? ये 14 जुलाई 1789 को क्रूर भीड़ ने, क्रूर मतलब होता है उग्र भीड़ ने, बास्तिल क्या था? एक किला था जिसके अंदर कैदियों को रखा जाता था। और ये बास्तिल का जो किला था, एक तरीके से जो वहाँ का राजा होता था तो उसका ये एक तरीके से निरंकुश शक्ति का प्रतीक माना जाता था, यानी उसका शक्ति का प्रतीक माना जाता था इस किले में, क्योंकि इसमें वो उसको कैदियों को रखता था, राजनीतिक कैदियों को। तो इसको तोड़कर उस भीड़ ने क्या करा? और सभी कैदियों को रिहा कर दिया। ये सभी राजनीतिक कैदी थे जो कि राजा का विरोध करते थे। ठीक है। जैसे मैंने बताया बास्तिल का किला सम्राट की निरंकुश शक्तियों का क्या था? प्रतीक था। ठीक है। वह, अब अगला पॉइंट है, वह अपनी विद्रोही प्रजा की शक्तियों का अनुमान करके लुई सोल्वे ने क्या करा? नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। उसने देखा कि ये तो भाई लोग संख्या में, क्योंकि तीसरे स्टेट के लोग ज़्यादा थे और वो मेरा विद्रोह करने लगे, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, आपने जो ये नेशनल असेंबली बनाई है मैं इसको मान्यता देता हूँ, ये जो फैसला करेगी
वो माना जाएगा। और अपनी सत्ता क्या करा, अपनी ताकत को क्या करा, संविधान का अंकुश स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि मेरी जो शक्ति होगी वो जो संविधान बनेगा उस पर उसको स्वीकार करता हूँ मैं, यानी उसके अकॉर्डिंग ही मैं काम करूँगा। ठीक है। इसके बाद 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करो, कर्तव्य और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था उन्मूलन का आदेश पारित किया। अब इसमें थोड़ा पॉइंट समझेंगे, यानी ऐसी व्यवस्था जो 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली, जो नेशनल असेंबली बनाई गई थी, ने करो, जो टैक्स लगाए गए थे, कर्तव्य यानी जो वहाँ के नागरिकों के कर्तव्य हैं, और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन होता है खत्म करना किसी चीज को। ठीक है। उन्मूलन यानी उसका खत्म करने का आदेश पारित कर दिया उन्होंने। अगला पॉइंट है 1791 में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी, यानी संविधान के अंदर ही राजा काम करेगा, तो ये कहलाता है संवैधानिक राजतंत्र। इसके बाद अगला पॉइंट है संविधान पुरुषों एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ। जो नया संविधान बना वो संविधान पुरुषों एवं नागरिकों के अधिकार, कि उनके अधिकार क्या क्या होंगे, घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। और नए संविधान के अनुसार क्या था, आगे देखते हैं। जो वहाँ पर कहाँ पर, फ्रांस के अंदर संविधान बना था, तो नए संविधान के अनुसार क्या था, मतदान का अधिकार, वहाँ पे वोट का अधिकार मिला पहली बार तीसरे स्टेट के लोगों को, केवल सक्रिय नागरिकों को मिला। किसको मिला, सक्रिय नागरिक। सक्रिय नागरिक वह था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स देता हो सरकार को, वह कहलाता था सक्रिय नागरिक। और इसमें सारे पुरुष ही होते थे, स्त्रियों को यहाँ पर वोट का अधिकार अभी तक नहीं मिला था। और जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक हो, ये पूछा जा सकता है कि मतदान की जो उम्र थी फ्रांस में जब संवैधानिक राजतंत्र बना तो कितनी थी, तो वह थी 25 वर्ष। ठीक है। और जो कम से कम 3 दिन, और जो सक्रिय नागरिक की क्या परिभाषा थी, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाता हो। तो ये सारे पॉइंट जो थे, पुरुष होना चाहिए, उसकी उम्र 25 साल होनी चाहिए, और वो 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स देना चाहिए, तो ये कहलाते थे सक्रिय नागरिक। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। पॉइंट 2, महिलाओं और पुरुषों को निष्क्रिय नागरिक कहा जाता है, यानी इनके अलावा जो थे वे सभी क्या कहलाते थे, महिला और अन्य पुरुषों को निष्क्रिय नागरिक, यानी वे सक्रिय रूप से सरकार में भाग नहीं लेते थे, तो वे निष्क्रिय नागरिक है। नंबर 3, राजा की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। क्या कर दिया गया, राजा की जितनी ताकत थी उसको विधायिका कहते हैं जहाँ कानून का निर्माण होता है, जैसे हमारी संसद है, विधायिका। दूसरा है कार्यपालिका, जो कानून बनते हैं, निर्माण होते हैं, जो संविधान होता है उसको जो लागू करता है उसको कहते हैं कार्यपालिका। इसके बाद न्यायपालिका इन कानूनों की व्याख्या करती है, या कोई डिस्प्यूट होता है उसमें फैसला देती है। ठीक है, न्याय करती है, तो ये कहलाती है न्यायपालिका। तो अपनी शक्तियों को क्या करा कि जो राजा के पास शक्ति थी, जैसे राजा को अगर कोई चीज़ किसी को फैसला देना होता था, वो कानून भी खुद रखे, कल से भाई सब हमें टैक्स देंगे, कानून भी बना दिया। फिर उस पर क्या कहते हैं, उस कानून को लागू करने के लिए अपने सिपाहियों को भेज देता था, और फिर उसके बाद किसी ने कोई गलती कर दी उसका फैसला भी वो स्वयं राजा देता था। लेकिन यहाँ पे क्या करा, अब सबकी शक्तियाँ अलग अलग कर दी। ठीक है, कोर्ट बनाई, पुलिस बनाई, और कानून बनाने वाली संस्था बन गई थी, जैसे नेशनल असेंबली। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है 10 अगस्त। अगला पॉइंट क्या है, 10 अगस्त 1792 को जैकोबिन क्लब के सदस्यों ने रॉबेस्पियर के नेतृत्व में नई शासन व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ये जो नया संवैधानिक राजतंत्र बना था, तो रॉबेस्पियर के नेतृत्व में क्या करा, इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। कब, 1792 में। ये पूछा जा सकता है कि कब रॉबेस्पियर के नेतृत्व में जैकोबिन क्लब के सदस्यों ने क्या करा, विद्रोह किया, तो वो 10 अगस्त 1792 को किया। अगला पॉइंट है इसमें 21 सितंबर 1992 को फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया, यानी राजा को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। गणतंत्र जैसे हमारे यहाँ 26 जनवरी है ना, उसको गणतंत्र दिवस बोलते हैं। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र उसे कहते हैं जहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी जो देश का राष्ट्रपति है उसको जनता स्वयं चुने, तो वह देश कहलाता है गणतंत्र।
तो फ्रांस को क्या कर दिया गया, गणतंत्र घोषित कर दिया गया और नवनिर्वाचित असेंबली, जो नई निर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन नाम दिया गया। ये पूछा जा सकता है कि नई निर्वाचित असेंबली का क्या नाम दिया गया, कन्वेंशन नाम दिया गया। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये मुख्य मुख्य बिंदु मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपके एग्जाम में हेल्प होगी। क्वेश्चन नंबर, फिर अगला पॉइंट है इसमें, 21 जनवरी 1793 को लुई सोलवे ने फ्रांस के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में क्या कर दिया, उसको नेशनल असेंबली ने सजाए मौत की, फांसी की सजा दे दी। किसको, लुई सोलवे को, जो वहाँ का राजा था। ठीक है, 92 को गणतंत्र घोषित किया गया 21 सितंबर को, और 21 जनवरी 1993 को क्या करा गया, उसको फांसी दे दी गई लुई सोलवे को, किसने, जो है फ्रांस के खिलाफ साजिश रची थी। ठीक है, इसके बाद 1793 से 1794 के दौरान, यानी 1 साल लगभग के दौरान, रॉबेस्पियर ने क्रूरतापूर्वक राज्य किया। उसने बहुत ज़्यादा सख्ती दिखाई, हद से ज़्यादा, मतलब टैक्स वगैरह ये सब चीज़ करा। इस काल को आतंक का काल भी कहते हैं। ये ऐसा आ जाता है कि वह काल कौन सा था जिसको आतंक का काल कहा जाता है। तो रॉबेस्पियर का क्रूरतापूर्वक किया गया राज्य को वो क्या कहलाता था, आतंक का काल कहलाता था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, अगला पॉइंट आता है, 17 जून 1794 में रॉबेस्पियर को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। अब क्वेश्चन आता है 1794 को, मतलब उसको भी क्या करा, जनता ने मिलकर उसको गिलोटिन पर चढ़ा दिया। अब गिलोटिन होता क्या है पहले तो ये समझेंगे। गिलोटिन एक ऐसा होता है, एक लकड़ी का पूरा स्टेज सी बनी होती है और उसमें ऊपर उसके 2 खंभों के साथ एक लोहे का आरी का ब्लेड, भारी ब्लेड ऊपर रस्सियों से टंगा होता है, और उस पे उस व्यक्ति को लेटा दिया जाता है, गर्दन रख दी जाती है, और ऊपर से वो ब्लेड छोड़ दिया जाता है और उसकी गर्दन कट जाती है। इसको कहते हैं गिलोटिन। ठीक है, तो गिलोटिन पे किसको चढ़ाया गया, रॉबेस्पियर को। कब, 1794 को। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। रॉबेस्पियर के पतन के बाद, यानी जब उसको गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया, पतन के बाद फ्रांस का शासन मध्य वर्ग के संपन्न लोगों के पास आ गया। किसके पास आ गया, जो मिडिल क्लास थी वहाँ के मर्दन गया, यानी अमीरों के पास नहीं, जो मिडिल क्लास थी उनके पास, संपन्न लोग जो, यानी जो अच्छे पैसे वाले थे, उनके पास सारी सत्ता आ गई। उन्होंने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका बनाई। उन्होंने क्या करा, 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका बना दी, जिसका नाम रखा गया डायरेक्टरी। ठीक है, को नियुक्त किया गया, जो फ्रांस का शासन देखती थी, लेकिन अक्सर क्या होता, अक्सर विधान परिषद से उसके हितों का टकराव होता था। जो वहाँ की संसद थी, ये उन्होंने क्या करा कि संसद के ऊपर भी एक वो बना दी और उनके आपस में हित टकराने लगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इस राजनीतिक अस्थिरता, जो वहाँ पर क्या, फ्रांस में अस्थिरता का फायदा किसने उठा लिया, नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया, और उसने 1799 में डायरेक्टरी को ख़त्म कर दिया और 1804 में फ्रांस का सम्राट बन गया। उसने डायरेक्टरी को ख़त्म करके और क्या कर लिया, अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। ठीक है, और उसने वहाँ पर बहुत सारे सुधार भी किए। फिर उसके बाद 1815 में वाटरलू में उसकी पराजय हुई और उससे बंदी बना लिया गया। किसे, आपके नेपोलियन बोनापार्ट को। ठीक है, तो ये आता है, वाटरलू की लड़ाई कब हुई, तो 1815 में हुई। 1815 में कौन सी लड़ाई हुई फ्रांस में, तो वाटरलू की लड़ाई हुई। और नेपोलियन किस लड़ाई में पराजय हुआ, तो वाटरलू की लड़ाई 1815 में पराजय हुआ। अगला पॉइंट है, फ्रांसीसी क्रांति के मूल तत्व स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता ने पूरे विश्व पर प्रभाव डाला। ये बात सच है कि फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की ने पूरी दुनिया पर प्रभाव डाला, और सभी ने इसके आधार पर स्वतंत्र होना और जनमत लोकतंत्र की स्थापना करना और अपने वोट का अधिकार करना यहीं से सीखा।
अपने अधिकारों के बारे में जो पूरी जानकारी मिली, जो पूरी दुनिया अवगत हुई, वो ही फ्रांसीसी क्रांति से। ठीक है। इसके बाद है 1848 में फ्रांस के सभी उपनिवेशों से दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। दास प्रथा क्या होती थी कि इंसानों को गुलाम बना लिया जाता था, खरीदा और बेचा जाता था, वो कहलाती थी दास प्रथा। इंसान जानवरों की तरह गुलाम बना लिए जाते, पालतू बना लिए जाते थे, उनको पैसों की तरह खरीदा बेचा जाता था। इस प्रथा को 1848 में क्या करा, फ्रांस ने अपने देश में तो करा ही करा, लेकिन जहाँ जहाँ उसने अपने उपनिवेश, जहाँ पर उसके उपनिवेश थे, यानी जो उसने जहाँ जिनको गुलाम बना रखा था, देशों को जहाँ पर कब्जा कर रखा था, उनको भी दास प्रथा से उन्मूलन कर दिया कि कोई भी किसी इंसान को गुलाम नहीं बनाएगा। ठीक है। इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ, महिलाओं को मतदान का अधिकार, ये पहली बार हुआ 1946 में। क्या दिया? महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया। 1946 में फ्रांस के अंदर महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। अब मेन पॉइंट देख लेते हैं कि क्रांति के मुख्य पॉइंट क्या क्या थे, फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या क्या थे एक नज़र में। सामाजिक कारण, हम इसको 5 हिस्सों में बांटते हैं: सामाजिक, आर्थिक, सुधारकों और विचारकों का प्रभाव, तत्कालिक कारक और राजनीतिक कारण। तो सबसे पहले समाज में जाते हैं, क्योंकि समाज से ही ये शुरू हुआ था। तो समाज, नंबर 1, समाज का वर्गों में बटा होना, क्योंकि वहाँ का समाज प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट में बटा हुआ था, और प्रथम और द्वितीय स्टेट को कुछ विशेषाधिकार थे, जिसकी वजह से वहाँ पे असमानता के कारण भेदभाव बढ़ने लगा, और इसी का कारण एक क्या पड़ा, अब बाद में जाके 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हुई। इसके बाद है दूसरा, सामाजिक विभेद। सामाजिक विभेद होना, पहले तो बटा हुआ था, विभेद होना कि जैसे अमीर गरीब की तरह ने इनके साथ ट्रीट किया जाता था। ठीक है। विभेद यानी अंतर, यानी असमानता। मध्यम वर्ग का उदय होना, ये वाला जो पॉइंट है, मध्यम वर्ग का उदय होना, ये बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि जिसमें वकील, शिक्षक और ये जो पढ़े लिखे वर्ग, जो मिडिल क्लास थे, इसका उदय होना भी फ्रांसीसी क्रांति का कारण बना। उसके बाद आर्थिक कारण में आते हैं। तो आर्थिक कारण में क्या था, लगभग 12 अरब लिब्रे का कर्ज कब था, लिब्रे, ये ध्यान रखें कि ये जो पॉइंट आएगा, लिब्रे क्या है, उस समय फ्रांस की मुद्रा थी। मुद्रा यानी वहाँ का पैसे का नाम क्या है, रुपए। जैसे हमारे यहाँ भारत में हम जो पैसे इस्तेमाल करते हैं उसको रुपए बोलते हैं ना, ऐसे ही वहाँ पर 1789 के टाइम लिब्रे थी उसकी मुद्रा का नाम। तो कितना, लगभग 12 अरब लिब्रे का कर्ज था, यानी 12 अरब रुपए समझ लो उसका कर्ज था उस समय। उसका राजकोष खाली हो चुका था, ये भी एक आर्थिक कारण है। तीसरा है जीविका संकट, जीविका संकट भी था उस पर, और कर व्यवस्था भी उसकी बहुत ज़्यादा दोषपूर्ण थी। तो ये आर्थिक कारण हो गया किसका, फ्रांसीसी क्रांति का। अगले चलते हैं सुधारकों और विचारकों का प्रभाव। इनका बड़ा प्रभाव पड़ा, जैसे रूसो है, रूसो ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया कि सभी अपने हितों की रक्षा करेंगे, अपने अधिकारों को जानेंगे। तो ये किसने दिया, रूसो ने सामाजिक समझौते का दिया। ठीक है। इसके बाद ये आ जाता है कि रूसो ने किस सिद्धांत का के बारे में बताया, तो सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बारे में। फिर उसके बाद है मियाबी, शिंजो आबे। इन विचारकों ने अपने विचारों के माध्यम से जनता को अवेयर किया, जागृत किया, जिसकी वजह से फ्रांसीसी क्रांति हुई। और तत्कालिक कारण, जो मेन कारण रहा वो क्या रहा, लुई सोलवे का नया कर लगाने का प्रस्ताव, कि पहली जनता तरस थी, लेकिन इसने आते ही राजा बनते क्या करा, नया कर लगाने के लिए कहा, इससे और जनता भड़क गई। इसके बाद राजनीतिक कारक, शासन का अयोग्य होना और विशेषाधिकार। एक तो शासन जो राजा बना वो अयोग्य था, और दूसरा था विशेषाधिकार, जो दो स्टेटों को, यानी प्रथम और द्वितीय स्टेट को विशेषाधिकार थे। इससे भी बहुत ज़्यादा फ्रांसीसी क्रांति होने के कारण, ये कारण मुख्य रूप से बना। आगे चलते हैं बच्चों, फ्रांसीसी समाज के 3 वर्ग, ये बहुत अच्छे से समझ लें क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फ्रांस का जो समाज था उसको 3 वर्गों में बांटा हुआ था। प्रथम स्टेट, इसमें चर्च के क्या आते थे, पादरी आते थे। इसमें कौन आते थे, चर्च के पादरी आते थे, प्रथम स्टेट। द्वितीय स्टेट, इसमें जो थे आपके क्या आते थे, समाज के कुलीन वर्ग आते थे। और तृतीय स्टेट के अंदर आपके किस वकील, शिक्षक और किसान, व्यापारी, ये सब किस में आते, तृतीय स्टेट में आते थे।
ये फ्रांस का सामाजिक, वहाँ का समाज इस तरह का 3 हिस्सों में बटा हुआ था। इसके बाद फजूल खर्ची की वजह से क्या हुआ, राजकोष खाली हो गया। फ्रांसीसी क्रांति के समय समाज की स्थिति कैसी थी? फजूल खर्ची से क्या हुआ, ये हम ये पढ़ रहे हैं। फ्रांसीसी समाज के समय वहाँ की स्थिति कैसी थी, इसको अगर आप इमेजिन करो कि उस समय की वहाँ के हालात कैसे थे, तो फजूल खर्ची की वजह से राजकोष जो था खाली हो चुका था। ठीक है। ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध में अमेरिका को सहायता से बढ़ता कर्ज का बोझ। अमेरिका से क्या था, जो युद्ध हो रहा था ब्रिटेन के खिलाफ, अमेरिका जो युद्ध कर रहा था उसकी सहायता कर रहे थे हम, वो फ्रांस कर रहा था उस समय, तो उसकी वजह से भी क्या हुआ, वहाँ की स्थिति खराब हो गई कि अपने लोगों को खाना नहीं है, रोटी नहीं है, और वहाँ पे जाके हम हथियार उनको उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये भी एक कारण बना। जन्म के आधार पर विशेषाधिकार, ये बड़ा खतरनाक था। जन्म के आधार पर विशेषाधिकार, तो आदमी को ये बहुत चुभता है कि कुछ लोगों को इतना मतलब आपने वो दे दिया सम्मान, वो इतनी रियायतें दे दी सिर्फ इस वजह से कि वो उस घर में पैदा हो गया। तो ये बहुत बड़ी असमानता थी। और तीसरा, जीविका संकट। इंसान जब भी विद्रोह करता है जब उसको अपने जीवन पे संकट पड़ता है, तो ये भी एक कारण रहा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने इस चैप्टर को समझने की पूरी कोशिश की है। इसमें अब फ्रांसीसी क्रांति के कारण को हम थोड़ा सा और अच्छे डिटेल से देख लेते हैं। ठीक है, ये सब आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्ट टाइप में, इसको ज़रा देख लेना। ये मुझे आपको ये चैप्टर समझाना था, क्योंकि क्लासें नहीं हो पा रही हैं, ऑनलाइन क्लासें हैं, इस वजह से भी एक कारण ये है कि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, इसमें आप फ्रांसीसी क्रांति के कारण को हम इसके ग्राफिक्स के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, इसमें पहले हम फ्रांसीसी क्रांति के लिए, इसमें इसको इन्होंने 3 हिस्सों में, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। ठीक है, सामाजिक कारण, समाज का विभाजन होना, जैसे प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। दूसरा, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार, जैसे मैंने बताया कि चर्च के पादरी और कुलीन वर्गों को सिर्फ उनके उस परिवार या उस समाज में जन्म लेने की वजह से, उस स्टेट में जन्म लेने की वजह से उनको टैक्स नहीं देना पड़ता, तो ये भी बहुत ज़्यादा असमानता का वो था। फिर है राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण देख लिया, राजनीतिक कारण, कमजोर शासक का होना, लुईस सोल्वे की खराब नीति, ये हो गया राजनीतिक कारण, जैसे हमने ऊपर भी जिक्र किया। आर्थिक कारण, राजकोष का खाली होना, बढ़ता कर्ज, खराब फसल, ये भी क्या बने, फ्रांसीसी क्रांति के कारण बने। इसके बाद है दार्शनिकों का योगदान। दार्शनिकों का योगदान था जिसमें रूसो, शिंजो आबे और ये सब थे ना, मियाबी, लोगों पर दार्शनिकों के विचार का प्रभाव पड़ा। जन्म के आधार पर विशेषाधिकार के अंत की कल्पना की गई और स्वतंत्र, समानता और बौद्धता पे आधारित शासन का मॉडल प्रस्तुत किया गया। तत्कालिक कारण में जैसे आपको बताया था 1789 में कर बढ़ाने के लिए प्रस्ताव करना, और दूसरा स्टेट जनरल की बैठक में स्टेट के आधार पर मतदान करना, इससे भी वहाँ पर क्या हुआ, विद्रोह हुआ। तो यही 1789 की क्रांति के कारण बने। ये पूरा चैप्टर मैंने आपको फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बता दिया। थैंक यू। सभी इस वीडियो को देखें, ध्यान से समझें, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट बताएं कि आपको ये चैप्टर कैसा समझ में आया। थैंक यू। ओके, बाय। एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।